Good morning बच्चों. Today we are going to discuss our next chapter, electrostatic potential in Gauss. ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और गॉस हम लोग यहाँ पर आज शुरू करने वाले हैं. हमने पिछले सेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सियल केस, इक्वेटोरियल केस, इलेक्ट्रिक टॉर्क, ठीक है, ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब डिस्कस कर लिया था. आज हम लोग जो अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, इसे नेक्स्ट टॉपिक कहें तो ज्यादा अच्छा होगा. आज हम लोग शुरू करने वाले हैं गॉस लॉ, या गॉस लॉ भी कहते हैं, और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. ये हमारा नया टॉपिक होने वाला है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और गॉस. ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे, जिसमें आज हम कवर करेंगे गॉस लॉ. ये गॉस लॉ क्या होता है, बेसिकली इसका क्या यूज है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले बच्चों आज हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बात करते हैं. ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है और क्यों पढ़ना पड़ता है, ये बात करते हैं. तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया या पर्टिकुलर एरिया या स्पेसिफिक रीजन. ठीक है, किसी भी स्पेसिफिक रीजन, सपोज करो ये हमारा कोई स्पेसिफिक रीजन है, ठीक है, कोई एरिया है, इससे पास होने वाली जो फील्ड लाइंस है इसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के नाम से जानते हैं. ठीक है बच्चों, बात समझ आ रही है. तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दिस एरिया पर्टिकुलर एरिया स्पेसिफिक रीजन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स. तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो डिपेंड करता है सरफेस एरिया पे. ठीक है, तो यहाँ पर जो हम सरफेस एरिया है इसको हमें थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बात कर रहे हैं. तो सरफेस एरिया अब नॉर्मल होगी या कोई स्टैंडर्ड सरफेस एरिया होगा, ये कॉन्सेप्ट क्या है एक्चुअली सरफेस एरिया का. ठीक है, कौन सा सरफेस एरिया, हॉलो सरफेस, सॉरी एक हॉलो सरफेस एरिया हो गया, या कोई मेटल की सरफेस हो गई, या क्या चीज होगी, उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं. तो बेसिकली हम अगर बात करें सरफेस एरिया वेक्टर, यहाँ पर मैं लिखा हूं सरफेस एरिया वेक्टर. ठीक है, सरफेस एरिया वेक्टर. ये सरफेस एरिया वेक्टर क्या होता है बच्चों, देखो अगर कोई भी सरफेस है, ठीक है, ये सपोज करते हैं ये कोई सरफेस, तो आप देखेंगे एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी. एरिया जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये लेंथ और ब्रेथ की डायरेक्शन में बदलती है. ध्यान रखेंगे बच्चों, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है. ठीक है, और वेक्टर क्वांटिटी ये जो है लेंथ और ब्रेथ की डायरेक्शन में बदलती है. कैसे बदलती है देखते हैं. अगर हम लेंथ और ब्रेथ छोटी करते चले जाएं, ठीक है, छोटी करते चले जाएं, तो आप देखेंगे कि एरिया बढ़ने में हमारा फर्क पड़ेगा. ठीक है, तो डायरेक्शन जो है वो हमारा, अगर देखें वर्टिकली इस चीज को अगर हम देखें, भाई एक कोई सबसे इसका बेस्ट एग्जांपल है, जैसे सपोज करते हैं कि अगर कोई फ्लैट पॉलीथीन, ठीक है, जो कि बंचेस के फॉर्म में कई सारी पॉलीथीन जो है, इस तरीके की पॉलीथीन स्क्वायर पॉलीथीन है, और इसके पीछे एक पॉलीथीन है, वो आपस में इंटरलिंक है. ठीक है, तो जब हम इनको खींचेंगे तो ये बिल्कुल एक फ्लैट अपना एरिया कम कर लेंगे. या अगर हम सिंपल बात करें, एक हैंकी की बात करें, एक हैंकी को आप एक सरफेस पर रख दें, तो बीच से अगर आप उसको उठाएं और खींचें तो देखेंगे कि लंबाई की दिशा में बढ़ने पर उसके एरिया में चेंजेस आएंगे. ठीक है, तो यहाँ पर हम बात देख सकते हैं कि जो सरफेस एरिया है वो हमारा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बदल रहा है. ठीक है, अब परपेंडिकुलर डायरेक्शन बदल रहा है तो मैं आपको बताता हूँ कि ये तो एलिमेंटल सरफेस है, डीएस सरफेस है. ठीक है, यहाँ पर अलग से दिखा रहा हूँ कि मान लेते हैं कि ये डीएस सरफेस जो है, डीएस सरफेस का जो सरफेस वेक्टर जो कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, इसको लिखने का तरीका क्या होगा, एक इसका मैग्नीट्यूड हम यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं. ठीक है, या डीएस लिख देते हैं, सॉरी क्योंकि डीएस दे रहा है, तो इसका जो वेक्टर होगा ये मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन एन है. बात समझ में आ रही है. बहुत सारे बुक्स में इसको डीए से भी रिप्रेजेंट किया गया है, सरफेस वेक्टर, तो डीए और ये एन है. ठीक है ना बच्चों, तो बेसिकली ये डीए आपका वेक्टर हो गया, ये मैग्नीट्यूड हो गया, और ये नॉर्मल हो गया जो कि डायरेक्शन बताएगा. ठीक है, तो बेसिकली सरफेस एरिया वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड एज
सरफेस वेक्टर बताएगा, और सरफेस वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी, ठीक है बच्चों, डायरेक्शन कैसी होगी, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होगा सरफेस वेक्टर। जैसे हम बात करें ये मेरा हैंड है, ये एक सरफेस है, तो इसका जो सरफेस वेक्टर होगा वो हमेशा इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही जो है वो एरिया हमारा चेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बात कर ली बच्चों सरफेस वेक्टर के बारे में। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते जा रहे हैं और अब हम बात करेंगे फिर से वापस उसी टॉपिक पर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर बात करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में भी जो हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से जो कि एक स्पेसिफिक एरिया से या पर्टिकुलर एरिया से पास आउट हो रही है, वो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। ठीक है, ये तो बात सही है देखा जाए तो। मान लेते हैं कि ये आपका कोई प्लेन है, ठीक है, ये सरफेस है, इस सरफेस का सरफेस वेक्टर परपेंडिकुलर डायरेक्शन को होगा। ठीक है, तो मैं ये बता देता हूँ कि ये DA जो हो गया DAN, ये इसका सरफेस वेक्टर हो गया इस सरफेस का, ये एलिमेंटल सरफेस मान लीजिए मैंने। अच्छा ध्यान रखेंगे, या अगर ऐसे आप नहीं समझ पा रहे तो उसको फुल भी मान सकते हैं, कि अगर पूरी सरफेस आपने मानी हुई तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो इस सरफेस से जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब पास आउट होगी तो वो देखेंगे कि कितना एंगल बना रहा है। ठीक है, ये मान लेते हैं एंगल थीटा। ठीक है, तो ये जो हमारा जो फ्लक्स है वो बेसिकली डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और सरफेस वेक्टर के बीच क्या एंगल है। ठीक है, बात सुनेंगे ध्यान से। नॉट इवन केवल हमारी यही डेफिनेशन नहीं होगी कि भाई किसी सरफेस से पास होने वाली जो है फील्ड लाइंस की संख्या या नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू सरफेस, ये तो है ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स, लेकिन इसी के साथ जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो सरफेस वेक्टर के साथ कैसा एंगल बना रही है उस पर भी डिपेंड करेगा। अब फॉर एग्जांपल आप सपोज करिए कि जैसे मान लीजिए कि सरफेस वेक्टर इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई सरफेस है, जैसे मेरे हाथ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सरफेस वेक्टर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है, इस तरीके से जा रही है, तो ये परपेंडिकुलर जा रही है। भाई अगर ये सरफेस है हमारी, ठीक है, इस डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ठीक है, तो ये देखेंगे अगर ऐसे जा रही है तो ये सिर्फ टच करते हुए जाएंगे। ठीक है, क्रॉस करके नहीं जाएंगे, कोई भी सरफेस एरिया जो है ना उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस करके जाना चाहिए, पेनिट्रेट करके जाना चाहिए। लेकिन अगर हम देखें कि ये हमारा हथेली है और ये इस पर सरफेस वेक्टर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में और फील्ड लाइन इस तरीके से जा रही है, तो ये कहाँ पेनिट्रेट थोड़ी ना कर रही है, तो टच करके जा रही है। तो जब टच करके जा रही है तो क्रॉस कहाँ कर रही है, वो पास कहाँ कर रही है, तो इस वजह से हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी नहीं मिलेगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि आपको ये थीटा भी ऐसे निकालना पड़ेगा। सही है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैं डेफिनेशन बता देता हूँ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आर डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू पर्टिकुलर सरफेस और पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, अच्छा दूसरी जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द सरफेस इंटीग्रल। ठीक है, राइट, सरफेस इंटीग्रल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज सरफेस, ये सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान से सुनिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर आप सरफेस में इंटीग्रल कर दें तो आपको क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा। सही है ना, और ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये डॉट क्वांटिटी जो है वेक्टर ए डॉट बी की जो हम 11th क्लास में पढ़ते थे उसको हम ए cos थीटा लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं EDA cos थीटा। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर अगर हम देखें थीटा बदल रहा है, भाई एरिया तो बदलेगा, एरिया तो कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कांस्टेंट है, तो सिर्फ थीटा बदलेगा। तो मैं यहाँ पर बच्चों क्या कर लेता हूँ, तो सॉरी गलत बोल गया, यहाँ पर थीटा नहीं बदलेगा, थीटा सेम रहेगा, सॉरी। ठीक है, एरिया बदलेगा, एरिया, क्योंकि हम पूरे एरिया का एक तरीके से इंटीग्रल कर रहे हैं। साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं एक बार फिर से करेक्ट कर दूं कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो हमारा थीटा पर जो है वो डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ इस पर डिपेंड करेगा, एरिया पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं, इनको हम बाहर निकाल देते हैं, cos थीटा को भी हम बाहर निकाल देते हैं बच्चों, और इंटीग्रल ये हो गया DA। ठीक है बच्चों,
तो यहाँ से फिर फाइव इक्वल्स टू, इसको हम लिख सकते हैं P cos थीटा, और dA की जगह क्या लिखोगे आप भाई, इंटीग्रल ऑफ dA कितना बताया था, a होता है, ठीक है। मैं 11th क्लास में कई बार बता चुका हूँ कि dx का इंटीग्रल कर देते हैं तो x आएगा, इसी तरीके से dA का इंटीग्रल कर देते तो a आएगा। तो यहाँ पर 5 इक्वल टू AE cos थीटा। तो दैट इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, फिर से बताते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। यहाँ से हमने वेक्टर A डॉट B वाली प्रॉपर्टी लगा दी, ये होगा AE cos थीटा, ठीक है। सरफेस में बता रहा हूँ कि बार बार चेंज हो रही है, ठीक है, पूरी इंटीग्रल जो है वो सरफेस से किया जा रहा है, तो इसलिए इसको dA रखा और dA हो गया हमारा A। तो यहाँ पर जो फ्लक्स हमें मिला वो 5 इक्वल्स टू क्या होगा, AE cos थीटा, और यहाँ पर थीटा जो है वो एंगल बिटवीन सरफेस वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ मैं लिख देता हूँ थीटा इज एंगल बिटवीन, ठीक है, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच कितना एंगल बनेगा उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। समझ में आ गया? अच्छा, अब इसके केसेस हम लोग जल्दी से यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि क्या केसेस होंगे इसके, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि भाई फ्लक्स जो हमें मिला है वो मिला है AE cos थीटा। तो अब इसके केसेस देख लेते हैं कि मान लेते हैं कि अगर सरफेस वेक्टर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, मतलब 90 डिग्री है, ठीक है। पहला केस पर 90 का ले रहा हूं कि whenever the angle between surface vector and electric field is 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर cos की वैल्यू 90 क्या होती है बच्चों, cos की वैल्यू cos 90 कितना हो जाएगा, 0। तो आप देख सकते हैं कि कोई भी फ्लक्स नहीं मिलेगा। इसका मतलब है, मैंने अभी पहले भी डिस्कस किया था कि सरफेस वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपस में पैरेलल परपेंडिकुलर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पेनिट्रेट करके जा रहा है, सरफेस को, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जाएगा ना पेनिट्रेट करके, तो इस वजह से फिर जो है यहाँ पर हमें कोई फ्लक्स नहीं मिलेगा, ठीक है। नंबर 2 केस देख लेते हैं, ये तो केस हमारा 1 हो गया। नंबर 2 केस देखेंगे, उसमें थीटा इक्वल टू मैं 0 कर देता हूँ, उल्टा अप्लाई कर दिया है, ठीक है। तो 5 इक्वल टू यहाँ पर इसको मना कर देता हूँ, थीटा इक्वल टू 0। क्या मतलब हुआ कि जब सरफेस वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में, ठीक है। यहाँ पर ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कि सरफेस वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड भी दोनों एक ही दिशा में है, तो इसका मतलब हुआ कि थीटा 0 हो गया, ठीक है। तो जब थीटा 0 हो जाएगा तो आपके पास जो फ्लक्स मिलेगा, भाई cos 0 की वैल्यू 1 होती है ना, तो cos 0 1 हो जाएगा, तो जो फ्लक्स मिलेगा वो मैक्सिमम फ्लक्स मिल जाएगा बच्चों, ठीक है। 5 AE, ठीक है ना, 5 AE। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हो कि जो हमें फ्लक्स मिल रहा है मैक्सिमम फ्लक्स मिलेगा, ठीक है। तो जब परपेंडिकुलर होगा ध्यान रखेंगे तो कोई फ्लक्स नहीं मिलेगा, और जब पैरेलल होगा तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि फ्लक्स जो है वो AE मिल जाएगा, ठीक है ना बच्चों, ठीक। इसी के बाद हम लोग एक टॉपिक और डिस्कस करेंगे। अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोगों ने पढ़ लिया है, गॉस लॉ के लिए हमें सबसे पहले बात करनी पड़ेगी गॉसियन सरफेस, ठीक है। गॉसियन सरफेस क्या होती है, तो बेसिकली अभी हम लोग बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू स्पेसिफिक एरिया के से जो फील्ड लाइन पासिंग होंगी उसे हम लोग बेसिकली क्या बोल रहे थे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोल रहे थे। तो यहाँ पर वो जो सरफेस है वो एक्चुअल में गॉसियन सरफेस की बात हो रही है, ठीक है। अब ये गॉसियन सरफेस इंट्रोड्यूस हुई है इस चैप्टर में, तो बेसिकली गॉसियन सरफेस इज अ हाइपोथेटिकल सरफेस। ये केवल और केवल बच्चों कैसी है, हाइपोथेटिकल सरफेस है, हाइपोथेटिकल मतलब इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो हमें एक एजम्पशन करनी पड़ेगी अपने ही दिमाग में। तो जनरली वो जो सरफेस है वो हाइपोथेटिकल ही है, कोई रियल सरफेस नहीं है बच्चों, ठीक है। वो हमारी एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है जिसे हमें अपने आप ही मानना पड़ेगा, सही है। मैथ इजी बन जाए तो इसके लिए हम थोड़ा सा बता देते हैं कि भाई ये हमने ड्रॉ कर लिया है और थोड़ा वो सरफेस हमें दिखती है तो हम मान लेते हैं कि वो बिल्कुल असली सरफेस है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है।
वो एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। तो बेसिकली गॉसियन सरफेस इज द हाइपोथेटिकल सरफेस। तो गॉसियन सरफेस है वो कैसे मालूम, हाइपोथेटिकल सरफेस है विच एसोसिएट्स द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो कि एसोसिएट करती है, जिसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएट करती है। बात समझ गए ना बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो अब ध्यान रखना, जब भी बात होगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज पासिंग थ्रू पर्टिकुलर एरिया, तो दैट इज जो एरिया जो होगा वो हमारा कैसा होगा बच्चों, गॉसियन सरफेस है, गॉसियन एरिया होगा, ठीक है। जल्दी से बात करते हैं बच्चों गॉस लॉ के बारे में, ठीक है। एक गॉस लॉ क्या होता है, ठीक है। केवल आज गॉस लॉ का हम लोग डिस्कस करेंगे, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे, ठीक है। छोटा वीडियो बनाएंगे ताकि आप लोगों को समझने में आसानी रहे। तो बेसिकली गॉस लॉ के बारे में जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। अगर कोई चार्ज है, ठीक है, ये चार्ज किसी एक सरफेस के द्वारा एनक्लोज है, ठीक है, कोई सरफेस के थ्रू एनक्लोज कर दिया, इसको घेर दिया गया है किसी सरफेस के थ्रू, ठीक है। तो अब सीधी सी बात है, भाई चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रेडिएट करेगा। भाई हम लोग पहले भी पिछले क्लास में भी अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं कि चार्ज अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेता है। तो ये जो चार्ज है बच्चों, ये अपने चारों तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मतलब, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो यहाँ तक आप देखो बच्चों, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ही नहीं है ना, यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ही नहीं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ही नहीं। लेकिन जैसे ही सरफेस को इसने पार किया, क्रॉस किया, तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या बन गई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बन गई, है ना। हमारी डेफिनेशन में फिट हो रही है बहुत अच्छे से कि द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सरफेस एरिया या पासिंग थ्रू गॉसियन सरफेस, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सही है। तो गॉस में क्या बताया कि कोई भी चार्ज जो कि किसी गॉसियन सरफेस के थ्रू घेरा गया है, ठीक है, एक गॉसियन सरफेस में यहां पे लिख देता हूं, ठीक है, गॉसियन सरफेस के थ्रू घेरा गया है, तो उस चार्ज से बनने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो इस चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होगा, ठीक है। ε0 क्या था, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी, इस पहले देख लेना आपको, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है, ये फ्री स्पेस। बेसिकली स्टेटमेंट क्या कहता है, स्टेटमेंट सेज दैट a charge which is enclosed by a Gaussian surface associate the amount of electric flux which is equal to 1/ε0 times to the charge enclosed by the Gaussian surface। मतलब किसी Gaussian surface के द्वारा घेरा गया जो चार्ज है वो कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रिएट करेगा, अपने का 1/ε0 टाइम्स। और ε0 टाइम्स आप लोग जानते हैं कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसकी वैल्यू भी हमने बता रखी है 8.85 × 10⁻², ठीक है। तो आप लोग यहाँ से देख लेंगे ये हमारा गॉस लॉ है, इसे हम गॉस थ्योरम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर फ्लक्स के लिए हमको चार्ज को घेरना पड़ता है। देख सकते हैं ना कि चार्ज को हम घेर रहे हैं, बिना घेरे कुछ काम चलेगा नहीं। तो ये तो हमने सरफेस ली हुई है, ये हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, ये कोई रियल कॉन्सेप्ट नहीं, ये वर्चुअल या हाइपोथेटिकल या इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, ठीक है, क्योंकि उसके बिना हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये आज हमने गॉस लॉ पढ़ लिया, इसके बाद कल हम लोग इसके डेरिवेशन पे बात करेंगे, फिर इसके बाद आफ्टरवर्ड वी हैव टू डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। थैंक यू।